हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल के माध्यम से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 1 दक्षिणी शैली के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगी। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में तैयार किया है। यह प्रश्न बैंक बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही मददगार साबित होगा। आपको इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए आप ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है कुछ इस तरह। पहला प्रश्न, 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में किन साम्राज्यों का उदय हुआ? इसका उत्तर है विजयनगर, दूसरा बहमनी सल्तनत। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है हरिहर एवं बुक्का। प्रश्न संख्या 3, विजयनगर कला की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है अजंता की उच्चता एवं अपभ्रंश के लक्षण। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक राय और देना चाहूँगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पूर्व के वीडियो जिसमें दक्षिणी शैली को विस्तार से समझाया है, यदि आप उसे देखेंगे तो आप इन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न संख्या 4, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? इसका उत्तर है लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर। प्रश्न संख्या 5, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी ने। ये जो इसके शासक थे अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी, यह ईरान से भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है, बहमनी कला पर किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? इसका उत्तर है दक्षिणी ईरानी व अरेबियन कला का। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि इसके जो शासक थे वो ईरान से आए थे, इसीलिए इसकी कला पर दक्षिणी ईरानी और अरेबियन कला का प्रभाव दिखाई देता है। ये देखिए प्रश्न संख्या 7, बहमनी कला के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो बहमनी कला के उदाहरण बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों का चित्रण किया गया, वहाँ उसके उदाहरण हमें मिलते हैं। प्रश्न संख्या 8, हर्मन गोइटस ने दक्षिणी कला पर किस कला का प्रभाव बताया? इसका उत्तर होगा दक्षिणी ईरानी व अरेबियन कला का। अब स्टूडेंट्स, ये जो हर्मन गोइटस हैं, ये एक इतिहासकार हैं जिन्होंने दक्षिणी कला या दक्षिणी कला का अध्ययन किया, शोध किया, और उन्होंने बताया कि दक्षिणी कला पर दक्षिणी ईरानी व अरेबियन कला का प्रभाव दिखाई देता है। ये देखिए प्रश्न संख्या 9, बहमनी साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हुआ? वह इसके नाम लिखिए। इसका उत्तर है बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में विभक्त हुआ। अलग अलग जो छोटी रियासतें थी, उन्होंने अपने आप का रियासत का विस्तार करने के लिए आपस में युद्ध किया और 5 राज्यों में विभक्त हो गई। पहला है अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा बीदर और 5वां बिरार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है, विजयनगर राज्य कैसे समाप्त हुआ? तो ये जो 5 बहमनी राज्य थे, उन्होंने आपस में मिलकर विजयनगर से युद्ध किया एवं उसे परास्त कर दिया। इस तरह विजयनगर राज्य समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। अहमदनगर कला के संरक्षक राजा कौन थे? अब हम आ गए, जो बहमनी सल्तनत थी वो 5 राज्यों में विभक्त हो गई थी। उन 5 में से जो मुख्य 3 थे जहाँ पे कला का विकास हुआ, उन एक एक केंद्रों के बारे में अब हम पढ़ेंगे या उनके प्रश्नों को अब हम समझेंगे। तो पहला केंद्र, मुख्य केंद्र है अहमदनगर। अहमदनगर के संरक्षक राजा कौन थे?
जिन्होंने कला का विकास करवाया वह राजा कौन थे? उनका नाम है सुल्तान हुसैन निज़ाम शाही और उनका पुत्र मुर्तजा। आगे का प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। तारीख ए हुसैन शाही ग्रंथ की रचना कहाँ व किसके समय में हुई? तो तारीख ए हुसैन शाही एक सचित्र ग्रंथ है और इसकी रचना अहमदनगर में हुई एवं इसका निर्माण मुर्तजा ने करवाया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। अहमदनगर के प्रमुख चित्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जब चित्रों की बात पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे रागमाला और राग हिंडौल। और इस प्रश्न संख्या 12 को हम दोबारा देखते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि अहमदनगर में सचित्र ग्रंथ कौन सा चित्रित किया गया, तब आप लिखेंगे तारीख ए हुसैन शाही ग्रंथ में आप लिखेंगे तारीख ए हुसैन शाही और चित्रों में लिखेंगे रागमाला और राग हिंडौल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। अहमदनगर कला की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर होगा ऊंचा गोलाकार क्षितिज। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में पाठ को समझाते टाइम पे क्षितिज को अच्छे से समझाया था। चमकदार रंग, सुनहरी आसमान व अलंकृत प्रकृति, ये जितनी भी विशेषताएं हैं सारी अहमदनगर की विशेषताएं हैं। ये प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है बीजापुर के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो इसका उत्तर है अली आदिल शाह है, उनकी पत्नी चांद सुल्ताना और इस्माइल आदिल शाह है। तो बीजापुर के जो प्रमुख शासक थे वो 3 लोग थे जिन्होंने कला का विकास करवाया। अब हम आगे बढ़ते हैं बीजापुर के ग्रंथ की तरफ। सचित्र ग्रंथ, जैसा कि मैंने आपको पाठ में समझाते टाइम बताया था कि 3 जो महत्वपूर्ण कला केंद्र है तीनों में ही एक एक सचित्र ग्रंथ का चित्रण हुआ है। तो इन तीनों सचित्र ग्रंथों को आप अच्छे से उनके केंद्रों के साथ जरूर याद कर लें। तो प्रश्न संख्या 16 बनता है ग्रंथ नुजूम अल उलूम की रचना कहाँ हुई और यह किस विद्या पर आधारित है? इसका उत्तर है इस ग्रंथ की रचना बीजापुर में हुई और यह खगोल विद्या पर आधारित है। प्रश्न संख्या 17। उसी प्रश्न को एक नए तरीके से बताया गया है। बोर्ड की परीक्षा में दोनों तरीके से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो प्रश्न संख्या 17, खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा नुजूम अल उलूम। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। बीजापुर शैली के प्रमुख चित्रों के नाम बताइए। तो यहाँ पे ग्रंथ का नाम नहीं पूछ रहे बल्कि चित्रों का नाम पूछ रहे हैं। तो आपके चित्रों में बताना है सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चांद बीबी पोलो खेलते हुए। तो विद्यार्थियों आपको प्रमुख चित्रों में और प्रमुख सचित्र ग्रंथ में अलग अलग आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 19, चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली का है? इसका उत्तर है बीजापुर शैली का। प्रश्न संख्या 20, बीजापुर शैली के चित्रों की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर होगा चेहरे चमकदार, पृष्ठभूमि साधारण परंतु हरी भरी अंकित की गई है। ये जो बीजापुर चित्र शैली है इसका जो प्रमुख चित्र था, इससे पूर्व का जो प्रश्न है चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में बार बार इस प्रश्न को दोहराया जाता है। तो आप इस चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र को अच्छे से समझेंगे और उसे याद करेंगे। तो इसी चित्र की विशेषताओं में आता है चेहरे चमकदार, पृष्ठभूमि साधारण परंतु हरी भरी अंकित है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। गोलकुंडा के प्रमुख संरक्षक शासक कौन थे? उत्तर होगा इब्राहिम कुतुब शाह है। इब्राहिम कुतुब शाह है जो है उन्होंने चित्रकला के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, कला के विकास के लिए अत्यधिक धन व्यय किया, ये कला में विशेष रुचि रखते थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। वह कौन सा स्थान है जो हीरों के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा गोलकुंडा।
अर्थात जो गोलकुंडा है वो चित्र शैली के साथ साथ हीरों के लिए भी प्रसिद्ध है। हीरा एक बहुमूल्य रत्न होता है और गोलकुंडा में इसकी उपलब्धता की वजह से ये स्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 23, चित्र मैना व स्त्री किस शैली का है एवं यह कहाँ संग्रहित है? इसका उत्तर होगा यह चित्र गोलकुंडा चित्र शैली का है। किस चित्र की बात कर रहे हैं हम? मैना व स्त्री चित्र का। यह भी गोलकुंडा शैली का बहुत ही सुंदर चित्र माना जाता है एवं वर्तमान में चेस्टरबेरी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। डबलिन एक स्थान है यूरोप में, वहाँ पे एक संग्रहालय है, म्यूजियम है जिसका नाम है चेस्टरबेरी संग्रहालय। दर्शकों को देखने के लिए ये वहाँ पे संग्रहित किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 को। गोलकुंडा शैली के सचित्र ग्रंथ का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चित्र और ग्रंथ को अलग अलग समझना है। प्रश्न संख्या जो 23 था उसमें था कि मैना व स्त्री चित्र किस शैली का है। इस प्रश्न को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि गोलकुंडा चित्र शैली का किसी एक चित्र का नाम बताइए। तो जब चित्र आएगा तो मैना व स्त्री, और जब सचित्र ग्रंथ की बात आएगी तो उस सचित्र ग्रंथ का नाम है तुजुक ए आसफी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। गोलकुंडा शैली में किन विषयों पर चित्र बने हैं? अब यहाँ पर विषय की बात हो रही है। इसका उत्तर है उमराव, दरबारियों, नृत्यांगनाओं एवं राग रागिनियों का चित्र बने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। दक्षिणी कला के विकास क्रम पर निबंध लिखिए। तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है पूरे पाठ को सारांश के रूप में लिखना है। जब ये विकास क्रम पे निबंध की बात आती है तो निबंध का अर्थ उत्तर इसको आपको वर्णनात्मक रूप में लिखना है। तो इसमें आपको शुरुआत से कि कब तो दक्षिणी शैली की शुरुआत हुई अर्थात 14वीं शताब्दी में हुई, वहाँ के प्रमुख जो साम्राज्य थे वह कौन कौन से थे। पहला था विजयनगर, दूसरा था बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत ने आपस में ही लड़के 5 राज्यों में वो बंट गए। पहला अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा बिरार, 5वां बीदर। इस तरीके से फिर इन जो 3 महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पे कला का विकास हुआ, तो इन तीनों केंद्रों में अहमदनगर में किस किस तरह के चित्र बने, चित्रों की विशेषताएं क्या क्या थी। फिर इसी तरीके से आप बीजापुर पे आएंगे, फिर गोलकुंडा पे आएंगे। अर्थात इस पूरे पाठ को जो मैंने नोट्स के रूप में इससे पूर्व के वीडियो में आपके लिए बनाया है उसे आप अच्छे से देखेंगे और अपनी भाषा में सारांश के रूप में इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। दक्षिणी कला की विषय वस्तु व विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर होगा, यह प्रश्न भी वर्णनात्मक है, निबंधात्मक है। तो इसमें है विषय वस्तु एवं विशेषताएं, 2 अलग अलग बात होती है। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताती हूँ विषय वस्तु क्या है और विशेषताएं क्या है। विषय वस्तु का अर्थ होता है कि किस टॉपिक पे चित्र बने हैं, वह कौन से विषय हैं, वह कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे चित्र बनाए गए हैं। और विशेषताओं का अर्थ होता है कि इस चित्र शैली में के क्या गुण हैं, अर्थात उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। इस तरीके से विषय वस्तु और विशेषताओं को आप अलग अलग समझिए और इसको तरीके से लिखिए। आगे बढ़ते हैं, इसको उत्तर को मैं आपको समझाती हूँ। दक्षिणी कला के चित्रों में जिस विषय वस्तुओं को दर्शाया गया है वे निम्न प्रकार हैं। दक्षिणी कला की विषय वस्तुएं। अब विषय वस्तुओं में पहला लिखेंगे आप ग्रंथों का चित्रण हुआ है, अर्थात यहाँ पे किस टॉपिक पे चित्र बने हैं, ग्रंथों पे बने हैं। तो पहले आप ग्रंथों का चित्रण को इस तरीके से हाईलाइट करके लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर डैश करेंगे। फिर इसका जो वर्णन है वो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको इसको पूरा विस्तार से इसका वर्णन लिखना है कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रंथ हैं और ग्रंथों को किस किस तरीके से यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो मैंने जो शॉर्ट में लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ।
अहमदनगर में तारीख ए हुसैन शाही ग्रंथ, बीजापुर में नुजूम अल उलूम और गोलकुंडा में तुज़ुक ए आसफ़ी। अर्थात आपको इन तीनों ग्रंथों को वर्णन करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम प्रकृति चित्रण पर। ये दूसरा टॉपिक हो गया प्रकृति चित्रण। तो उसमें लिखेंगे वनस्पति, पहाड़, हरे भरे मैदान, पशु पक्षी इत्यादि को चित्रित किया गया है। अब आप आएंगे अहमदनगर में तारीख ए हुसैन शाही ग्रंथ में सुंदर प्रकृति का चित्रण है। बीजापुर में सघन वन में स्त्री हाथियों की लड़ाई में भी प्रकृति व पक्षियों का सुंदर चित्रण किया गया है। इसको आप और भी विस्तार से डिटेल में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं नारी चित्रण पर। अर्थात यहाँ पे नारियों के ऊपर भी चित्र बने हैं। नारी को भी टॉपिक लेके यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। विषय वस्तु के रूप में नारी को लिया गया है। नारी को कोमल व स्वाभाविक सुंदर वेशभूषा व आभूषणों से चित्रित किया गया है। कहीं नारी को नृत्यांगना के रूप में तो कहीं खिलाड़ी के रूप में पोलो खेलते हुए चित्रित किया गया है। अर्थात कहीं नारी को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है तो कहीं नारी को पोलो खेलते हुए खिलाड़ी के रूप में चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दरबारी वैभव। अर्थात दरबार को भी दक्षिणी शैली में प्रदर्शित किया गया है। तो गोलकुंडा चित्र शैली में दरबारी तड़क भड़क दरबारियों एवं उमराव आदि का चित्रण है। अब हम आगे बढ़ते हैं विशेषताओं पर। विशेषताएं अर्थात यहाँ के गुण, इस चित्र शैली की क्वालिटीज़। इसमें आता है पहला विशेषता आती है ईरानी प्रभाव। यहाँ के चित्रों में ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। एक ही चित्र में अत्यधिक आकृतियों को एक साथ चित्रित करके ईरानी प्रभाव दर्शाया गया है। तो ये दक्षिणी शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। तो ईरानी प्रभाव को यहाँ पे विशेषता के रूप में लिया गया है। दूसरी विशेषता है स्वर्ण रंगांकन। अर्थात सोने और चांदी के रंगों को चित्रों में अत्यधिक प्रयोग किया गया है। उसको भी आपको विस्तार से लिखना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग अधिक है। तीसरी विशेषता आती है रंग योजना। चटकीली रंग योजना दर्शनीय है। अर्थात इसमें ब्राइट कलर्स को ज़्यादा यूज़ किया गया है और चित्रों में तड़क भड़क अत्यधिक दिखाई देती है। आगे की विशेषता है मुगलिया वेशभूषा। जो यहाँ की जो आकृतियाँ हैं उनकी जो ड्रेस बनाई गई है, वेशभूषा या कपड़े पहनाए गए हैं, उसमें स्त्री आकृतियों को जामा, पायजामा व पटका, कमरबंद, सिर पर कलंगीदार टोपी व आभूषणों के साथ चित्रित किया गया है। एक चित्र है बीजापुर का चांद बीबी पोलो खेलते हुए। उस चित्र में जितनी भी महिला खिलाड़ियां हैं उनके सिर पर जो टोपी पहनाई गई है वो कलंगीदार है। इसी तरीके से यहाँ की स्त्रियों की वस्त्रों को जामा, पायजामा, पटका, कमरबंद बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों के साथ चित्रित किया गया है। तो यह भी एक इस शैली की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं प्रकृति का बारीकी से चित्रण। अर्थात इस शैली में प्रकृति को बहुत ही सुंदर तरीके से बारीकी से देखा गया है और उसको चित्रित किया गया है। यहाँ पर क्षितिज रेखा को दर्शाया गया है। भिन्न भिन्न वनस्पतियों को अर्थात अलग अलग प्रकार के पेड़ों को, छोटे पौधों को, फूलदार वृक्षों को, लंबे वृक्षों को, तरह तरह की वनस्पति को एक साथ चित्रित किया गया है। जो पहाड़ है, पर्वत है, चट्टानें, उन्हें दरारदार दर्शाया गया है। पशु और पक्षियों का चित्रण भी बहुत ही सुंदर हुआ है। पक्षियों के चित्रण में स्त्री और मैना नामक चित्र में एक पक्षी मैना को चित्रित किया गया है। इस तरीके से ये पूरा अध्याय जो है उसके मैंने प्रश्न और उत्तर आपको जितने भी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बन सकते थे मैंने बनाने का प्रयास किया है। यह जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही आपको लाभप्रद होगा। इसका अच्छे से अध्ययन करें, नोटबुक में लिखें और यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेरी और क्वेश्चन को लिख सकते हैं या फिर जो मेरा ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com पे आप लिख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिले इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।